हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इन डियर चैनल। बहुत टाइम से कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी। ये कह रहे थे कि सर हम अपनी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है उसको किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारी जिसकी हम 1 ईयर या 2 ईयर में अपना जो यूपीएससी है, सीएससी एग्ज़ाम है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसको क्लियर कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट मैं आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वो पॉइंट कुछ इस तरीके से हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि क्या राइट टाइम है जहाँ से आप स्टार्ट करें। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर ऐसा कौन सा समय है जहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन को, तो उस बारे में भी बात करेंगे हम। ओके, उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कहाँ से स्टार्ट करें चीज़ों को। एनसीईआरटी से स्टार्ट करें या स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट करें या हम कोई वीडियो लेक्चर देखें, तो उनके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे। इसके बाद साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्ट्रैटेजी का होना इम्पॉर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए। हर किसी एग्ज़ाम का पैटर्न अलग होता है, उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद क्या बुक लिस्ट है जो आपको पढ़नी चाहिए। ओके, उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको। टेस्ट सीरीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ओके, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ओके, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपने पीआईबी वगैरह के बारे में सुना होगा, विकासपीडिया के बारे में आपने सुना होगा। तो ये ऐसी और भी वेबसाइट बताऊंगा मैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने टेलीग्राम यहाँ पे इसलिए जोड़ा है क्योंकि जब से चीज़ें ऑनलाइन हुई है, टेलीग्राम जो ऐप है ये भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है हमारे लिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारी ऐसी पीडीएफ मिल जाती हैं। ओके, ई मैगजीन्स मिल जाती हैं जो आपको किसी भी वेबसाइट वगैरह पे नहीं मिलेंगी। ओके, बहुत सारा कोचिंग मटेरियल है वो भी शेयर किया जाता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात यहाँ पे करते हैं कि सर ऐसा कौन सा टाइम है जहाँ से हम स्टार्ट करें चीज़ों को। देखिए, स्टार्ट तो आप कभी भी कर सकते हो, पर स्टार्ट करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, उन चीज़ों के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है। तो उनके बारे में यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे है कि आप ये जानिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। आप हो सकता है कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। ओके, या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं, पीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर सकते हैं, या आपका डिफेंस में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप वहाँ की तैयारी कर सकते हैं। तो पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आप किस में इंटरेस्टेड हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप मैथ में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, तो यू शुड गो फॉर एसएससी सीजीएल। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जो ह्यूमैनिटी वाला पार्ट है वो अच्छा है, मैं इसमें अच्छा कर सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पहले आप अपना इंटरेस्ट ढूंढिए, और जब आप इंटरेस्ट समझ में आने लगेगा तो उस हिसाब से आप अपने गोल को मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर आप एक अच्छा सा टाइम देख के अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो आपने इंटरेस्ट देख दिया, उसके बाद ये देखिए कि आपका क्या पर्पज़ है, आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए क्यों जाना चाहते हैं, उसके पीछे का क्या पर्पज़ है। जब इस पर्पज़ को आप जान पाएंगे तो आपको जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में कभी आप एग्जॉस्ट नहीं होंगे। उसकी जो तैयारी होगी, आप उस तैयारी में कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, क्योंकि जब आपको अपना पर्पज़ पता होगा तो कभी कभी क्या होता है, पढ़ते पढ़ते आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। बट जब इंसान को पता होता है कि उसको क्या करना है और उसने इसकी प्रिपरेशन क्यों की है, तो जो ये एग्जॉस्टनेस है ये ख़त्म हो जाती है, और जो ये एग्जॉस्टनेस है ये इंटरेस्ट में बदल जाता है। इस चीज़ को आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि आप रिस्क लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। जब आप किसी प्रिपरेशन करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप सक्सेस मिलती जाएगी। कभी आपको नीचे गिरना पड़ेगा, कभी आपको ऊपर चढ़ेंगे आप, तो आपको कभी फेलियर मिलेगा, कभी सक्सेस मिलेगा। तो आप क्या उस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार हैं, इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। तब जाके आपको अपनी जो एक राइट टाइम देखना है, और उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन तैयार करनी है। इसके अलावा आपकी होम कंडीशन किस तरीके से है। अगर आप फाइनेंशियली घर से मजबूत हैं तब तो आप आसानी से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी बुक्स खरीद सकते हैं आसानी से, या आपको रिसोर्सेज वगैरह इकट्ठे करने हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। बट क्या आपका जो बैकग्राउंड है, होम कंडीशन है, वो उतनी अच्छी नहीं है, या आपको साथ साथ प्रिपरेशन के साथ साथ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट भी होना पड़ेगा, ताकि आप घर की भी देख सकें और ख़ुद की प्रिपरेशन की भी देख सकें। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे, क्योंकि ये फैक्टर जुड़ जाते हैं
ओवर द टाइम जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि होम की कंडीशन भी सही नहीं है, मुझे अब प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको पहले ही एज्यूम करना पड़ेगा कि जब मैं प्रिपरेशन करूँगा तो इस तरीके की समस्या मेरे पास आएंगी। इस चीज़ को आपको यहाँ पे देखना है। उसके बाद आप ये देखिएगा कि आप प्रोफेशन क्या है आपका, आप स्टूडेंट हैं या वर्किंग पर्सन हैं या मैरिड हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं। उस तरीके से अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिएगा। ओके, वर्किंग प्रोफेशन को टाइम थोड़ा कम मिलता है, जैसे जो वर्किंग पर्सन होते हैं उनको टाइम थोड़ा कम मिलता है, जो मैरिड लोग होते हैं उनको थोड़ा टाइम कम मिलता है, कॉलेज स्टूडेंट के बाद काफ़ी टाइम रहता है। तो उस तरीके से अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कीजिएगा कि कितना टाइम आपको डिवोट करना है प्रिपरेशन के लिए। जब आपको इन सारी जो चीज़ें हैं इनका जब आपको आंसर मिलने लगे धीरे धीरे, तो फिर एज सुन एज पॉसिबल आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होने लग जाए, माइंड में एक क्लियर गोल बन जाए, तो आप इन चीज़ों को फिर अपनी प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, अब चलते हैं आगे कि कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें। समझ में नहीं आ रहा, एनसीईआरटी से स्टार्ट करें, स्टैंडर्ड बुक से करें, प्लेंटी ऑफ सोर्सेस आर देयर ऑन यूट्यूब। तो कहाँ से समझ में नहीं आ रहा सर, कहाँ से करें। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि सिलेबस क्या है, एक्चुअल में सिलेबस क्या है, इस सिलेबस की रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे कितना अपना जो सोर्स है उसको लिमिट करना है। सोर्स को आज के टाइम में लिमिट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप सोर्स को लिमिट नहीं कर रहे हो तो फिर आप पढ़ते जाओगे, यू नेवर नो कि मैं कहाँ से कहाँ आ गया और मेरी जो प्रिपरेशन थी वो कहाँ से कहाँ छूट गई है। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस को जानिए, सिलेबस में क्या पूछा गया है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर आप ये भी देख सकते हैं कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अपने बैकग्राउंड को देखिए, आप आर्ट्स से हैं, ह्यूमैनिटीज़ से हैं या कॉमर्स से हैं। ओके, या आप साइंस बैकग्राउंड से। ओके, तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिर आपको ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादा सरल लगेगी। तो इस तरीके से देखिए कि हाँ यार, मेरा जो इंटरेस्ट है मेरा कॉमर्स है जैसे, तो वहाँ इसको आपको थोड़ा इकोनॉमिक्स कम भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। फिर आपको हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को देखिए कि किस चीज़ को मेरे को ज़्यादा डिवोट करना है, कौन सा टाइम मेरे को किस चीज़ पे ज़्यादा लगाना है, किस चीज़ पे कम लगाना है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ों को स्टार्ट कीजिएगा। उसके साथ साथ ये भी देखिएगा कि क्या आपका एक्चुअल में बेस क्लियर है। हो सकता है आप ह्यूमैनिटीज़ से हो, पर आपने जब कॉलेज टाइम पे था उस चीज़ को उतना अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। हो सकता है जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है उनकी जो साइंस है थोड़ा वीक है। ओके, और आपको पता है साइंस एंड टेक का जो मेजर पोर्शन अब पूछा जाने लगा है यूपीएससी के प्री में भी, तो आपको देखना पड़ेगा कि यार अब मुझे एनसीईआरटी पे फिर से जाना पड़ेगा, वहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना पड़ेगा और फिर जाके मुझे स्टैंडर्ड बुक को देखना पड़ेगा। तो अपने बेस को देखिए कि कहाँ आप किस लेवल पे हैं, आपका जो बेस है वो किस लेवल पे है। अगर एक बार आपने ये चीज़ें थिंक कर ली है तो एज सुन एज पॉसिबल अपने रिसोर्स को इकट्ठा कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। ओके, ये सारी चीज़ें अभी तक थी हमारे पास। नाउ यहाँ पे बुक लिस्ट की बात करेंगे हम। बुक लिस्ट को समझने से पहले मैंने जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी है, फर्स्ट सी सिलेबस इन डिटेल। कहने का मतलब ये है कि बुक लिस्ट को देखने से पहले आप एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर एक बार आप सिलेबस को देख लेंगे तो आप बुक लिस्ट को आसानी से उनको ऑर्गेनाइज तरीके से देख पाएंगे, यहाँ ये समझ पाएंगे कि मुझे कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। तो एक बार सिलेबस को ज़रूर देख लीजिएगा और हो सके तो अपने पास एक सिलेबस की जो फ़ोटो कॉपी होती है उसको ज़रूर रख लीजिएगा। ओके, इस चीज़ को हम देखेंगे। नाउ यहाँ पे हम बुक लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले मैं हिस्ट्री से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि GS1 में भी GS1 आपको पता होगा हिस्ट्री का पोर्शन आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ओके, सोसाइटी ज्योग्राफी वगैरह आती है, तो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। तो सबसे पहले हिस्ट्री के लिए आपको कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले मैं एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, मेरे को जहाँ तक जो सबसे सही चीज़ लगती है एंशिएंट हिस्ट्री में, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो तमिलनाडु की 11th की जो टेक्स्ट बुक आती है उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि जो ये बुक है इसमें हर एक लाइन का एक मतलब है, बहुत आसानी से समझाती है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, इसमें बहुत कंसाइज वे में है और आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। वंस यू हैव डन विद दिस,
आप ज़रूर 11th और 12th की एनसीईआरटी भी पढ़िए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो अगर आपने एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना दी है तमिलनाडु 11 टेक्स्ट की बुक से, तो एक बार 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी है उसमें जो एंशिएंट पार्ट है उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, उसके बाद मैं ये एक चीज़ यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर मैंने क्यों लिया, जब एंशिएंट हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो तो एंशिएंट हिस्ट्री में साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। तो जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको साथ साथ में उसका आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको साथ साथ में पढ़नी है। जैसे आप मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप हड़प्पा के बारे में पढ़ोगे तो हड़प्पा के बारे में सिर्फ आप ये नहीं पढ़ोगे कि वहाँ की जो हिस्ट्री किस तरीके की थी, फिर वहाँ पे आप ये भी पढ़ोगे कि वहाँ का कल्चर किस तरीके का था। तो अगर आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे तो आपके जो एंशिएंट वाला पार्ट है और साथ साथ में आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्लियर होता जाएगा। ओके, तो आप इन दोनों को साथ में पढ़िएगा। जब भी आप एंशिएंट और मीडिएवल पढ़ते हो हिस्ट्री, जो मीडिएवल हिस्ट्री उसको पढ़ते हो तो साथ साथ में उसका आर्ट एंड कल्चर भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ताकि आपका जो आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है वो भी सही हो। तो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं कि आपको कहाँ से पढ़नी है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे सजेशन करूँगा कि सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जो ओनली आईएएस एक यूट्यूब चैनल है उसकी लेक्चर देखिएगा आर्ट एंड कल्चर के। बहुत ही कंसाइज वे में पढ़ाया गया और बहुत ही अच्छे वे में पढ़ाया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको अलग पेन से लिखा है। और उसके बाद जो नितिन सिंघानिया सर की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की आती है उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा सरसरी नज़र से, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएं। ओके, तो इन चीज़ों को जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी और आप पाओगे कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं मीडिएवल की ओर। मीडिएवल में देखिए, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं, बट यूपीएससी है, कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ये चीज़ छोड़नी नहीं है, आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसके लिए भी 11th की जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़िएगा आप, साथ साथ में 11th एंड 12th की जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़िएगा। और मैंने कहा है आपको आर्ट एंड कल्चर भी आपको पढ़नी पड़ेगी साथ साथ में। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करूँ तो वर्ल्ड हिस्ट्री में 12th क्लास की जो तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ही प्यारी बुक है, आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उसको। तमिलनाडु की जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। देखिए, जो पहला पोर्शन है 12th की एनसीईआरटी में जो तमिलनाडु की है उसमें मॉडर्न इंडिया के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ओके, तो जो सेकंड पार्ट है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। ओके, एक ही बुक में जो लास्ट वाला पार्ट है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में। तो उस चीज़ को जब आप पढ़ोगे ना तो आपकी बहुत बेसिक सी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। उसके बाद फिर आप अदर लेक्चर भी देख सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है। और साथ साथ में 9th एंड 12th की जो बुक है एनसीईआरटी की हिस्ट्री की उसको भी देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है वो भी अच्छा आसानी से आपको हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे मॉडर्न की बात करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। मॉडर्न तो आपको हर कोई बता देगा कि कौन से सोर्सेस हैं। मॉडर्न में सबसे पहला जो सोर्स है आपको जहाँ से पढ़नी है, अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप 7th एंड 8th की एनसीईआरटी को छोड़ सकते हैं, अगर नहीं है तो एक बार ज़रूर सरसरी नज़र इस पर डाल लीजिएगा। उसके बाद जो स्पेक्ट्रम बुक है, राजीव अहिर सर ये IPS हैं, इनकी जो बुक है ये बहुत ही प्यारी बुक है। और साथ साथ में अब जो इसका जो नया वर्जन है उसमें पोस्ट इंडिपेंडेंट के बारे में भी है। तो जो आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट वाला पार्ट है जो कि GS1 में पूछा जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ओके, इसके साथ साथ अगर आप मेंस के लिए थोड़ा और पढ़ना चाहते हैं तो बिपिन चंद्रा की जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें जैसे कि सोसाइटी वाला पार्ट अच्छा से दे रखा है। सोसाइटी इन द सेंस जो अवेकनिंग ऑफ द जैसे ये आप कह सकते हैं, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप कह सकते हैं जैसे बिपिन चंद्रा में ये वाला पार्ट अच्छा दे रखा है। जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने किस तरीके से हमारी सोसाइटी में चेंजेस किए थे, ये स्पेक्ट्रम में उतना अच्छा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप कुछ जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कम्युनलिज्म पे बिपिन चंद्रा में अच्छा दिया गया है। ओके, राजीव अहिर में उतना अच्छा नहीं दिया गया है। तो आप इस तरीके से देखें कि कौन सी चीज़ें कहाँ बेटर दी गई हैं, पर इन दोनों बुक को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादातर इस बुक पे ध्यान दीजिएगा और मेंस के लिए कभी कभी इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वे में चीज़ें आगे बेहतर तरीके से आगे बढ़ें। ओके, अब हम यहाँ पे हिस्ट्री की बात तो कंप्लीट कर चुके हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं पॉलिटी। देखिए पॉलिटी में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। मैं कहूँगा पहले तो आपको, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप 11th की एनसीईआरटी बुक को छोड़ सकते हैं, बट मैं फिर भी कहूँगा कि आपको इसको ज़रूर पढ़िएगा, ओके। क्योंकि जो 11th की एनसीईआरटी बुक है ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, इसको आपको एक बार ज़रूर पढ़ देना चाहिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भी तो। लक्ष्मीकांत बुक, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स फॉर यूपीएससी मैं कहूँगा। इसके अलावा अगर मेंस में अगर मेंस की बात करें, मेंस में लक्ष्मीकांत की बुक के अलावा आपको जो पढ़ना है, गवर्नेंस वाला जो पार्ट है, विजन आईएएस की जो बुकलेट आती है, ओके, बुकलेट आती है गवर्नेंस की, वो पढ़ सकते हैं। ईजिली अवेलेबल है पीडीएफ फॉर्म में, आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। मैं बताऊंगा आपको लास्ट में कि कौन से ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको ये मटेरियल आसानी से मिल सकते हैं। उसके बाद आईआर इंटरनेशनल रिलेशन कहते हैं इसमें, जो कि जीएस 2 में है, ओके। ये जो चीज़ है ये आपकी करंट अफेयर से हो जाएगी, क्योंकि जब आप 1 साल तक करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको बहुत बार इंटरनेशनल जो रिलेशन की जो चीज़ें होती हैं, आप बार बार उसको करंट अफेयर में पढ़ोगे तो बार बार आपको वहीं से पढ़नी है, ताकि आपको अलग से सोर्स ना पढ़ना पड़े। देखिए अगर आप हर चीज़ का अलग से सोर्स उठाएंगे तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को लिमिट करके चलनी है, ओके। पॉलिटी के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, तो पॉलिटी के लीजिए ये आप सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा, ओके। अब आते हैं हम ज्योग्राफी पे। देखिए ज्योग्राफी एक ऐसी चीज़ है, फिजिकल ज्योग्राफी की अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो बहुत कम ऐसे लेक्चर हैं जहाँ पे आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी ज्योग्राफी की। तो मैं सबसे पहले आपको सजेशन करूँगा, अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सबसे पहले जो 6 to 10th की एनसीईआरटी है उन पे ज़रूर नज़र डालिएगा। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा आपको कि जो 6th की एनसीईआरटी बुक है इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज दिस इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ से आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी पता चलेगा कि एक्चुअल में जो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, किस तरीके से होते हैं, जो अर्थ की मूवमेंट है वो किस तरीके से होती है। तो ये बहुत ज़्यादा जो बेसिक चीज़ें हैं वो 6th की एनसीईआरटी बुक में बताई गई हैं। उसके बाद जब आप वंस यू हैव डन विद दिस तो फिर आप मुन्नाल की जो वीडियोज़ हैं, वहाँ पे मुन्नाल सर का एक यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ पे मुन्नाल ज्योग्राफी सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी 11th एंड 12th की बुक को देखिएगा। देखिए आप एनसीईआरटी 11th की जब बुक पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से एलेबोरेट नहीं की गई है चीज़ें। इसलिए मैंने यहाँ पे नंबर वाइज लिखा है। पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर मुन्नाल की वीडियोज़ देखिए, ओके, वहाँ पे एक मैम ने पढ़ाया है। फिर आप एनसीईआरटी पढ़िए 11th एंड 12th की, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी। और लास्ट में फिर आप एक बार जीसी लियोंग को देख सकते हैं। देखिए जीसी लियोंग को मैंने फर्स्ट में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर जीसी लियोंग को पढ़ोगे ना तो फिर आप बोलोगे कि क्यों लोग सजेस्ट करते हैं इसको कि ये अच्छी बुक है। जीसी लियोंग उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक पहले से ही क्लियर है। इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। मैं एक बार फिर से कहूँगा, जीसी लियोंग उन लोगों के लिए है जिनका बेसिक पहले से ही क्लियर है, ओके। तो इसलिए मैंने आपको ये लाइन वाइज दी है, आपको कहाँ से बेसिक क्लियर करना और किस तरीके से आपको एडवांस लेवल पे जाना है ज्योग्राफी के लिए, ओके। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पे समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स की बात करूँगा। देखिए इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, वंस यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो कहाँ से स्टार्ट करनी है सबसे पहले मैं ये बताऊँगा। यहाँ पे भी मैंने लाइन वाइज लिखा है कि कहाँ से आप बेसिक करोगे और फिर किस तरीके से आप एडवांस लेवल पे जाओगे। देखिए पहले तो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊँ, जब आप इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हो तो जो 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिएगा। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाइए बुक खरीद के लाइए मैक्रो इकोनॉमिक्स को और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा और फिर आपकी जो यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हो रही है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। ये एक यूट्यूब चैनल है, इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। इस यूट्यूब चैनल पे जो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ये
कॉमर्स बैकग्राउंड की स्टूडेंट के हिसाब से समझाया है, बट आपको वही चीज़ें समझनी है जो आपकी यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद वंस यू हैव डन विद दिस, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो ये एनसीईआरटी आप वीडियो लेक्चर से पढ़ लेंगे, उसके बाद मुन्नाल सर की वीडियो देखिएगा। मुन्नाल सर ने इकोनॉमिक्स को इतने आसान भाषा में समझाया हुआ है, आप पढ़ोगे तो आप उनके फ़ैन हो जाओगे, जैसे कि मैं हुआ था। उसके बाद श्री राम आईएएस की एक बुकलेट आती है। श्री राम आईएएस एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उनकी भी एक बुकलेट आती है। ये फ्रीली पीडीएफ अवेलेबल है, मैं बताऊंगा कौन सी वेबसाइट है। इस बुकलेट को भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने रमेश सिंह नहीं लिखा है, रमेश सिंह की भी एक बुक आती है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आपको जो रमेश सिंह की जो बुक है वो एग्रीकल्चर वाला पार्ट उसमें अच्छा है, बाकी जो पार्ट है वो उतना अच्छा नहीं दिया हुआ है या बहुत ही ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है। तो आप इन तीनों को पढ़ोगे तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एग्रीकल्चर वाला पार्ट आप रमेश सिंह से देख सकते हैं। ओके, तो रमेश सिंह बुक भी आपने यहाँ पे देखनी है अगर आप एग्रीकल्चर वाला पार्ट अच्छे से करना चाहते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। नाउ यहाँ पे GS3 में कुछ और बातें भी हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो उसके लिए एक बुक है जो कि बहुत ही अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, अशोक कुमार सिंह। ओके, ये अंडमान एंड निकोबार में IAS या IPS हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसमें आपको एक्सटर्नल एंड नॉन क्या रिलेशन होता है, एक्सट्रीज़म में क्या क्या, नक्सलिज्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी क्या है, वहाँ पे उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताया। तो आपको ये बुक पढ़नी है, PDF अवेलेबल है, कहाँ से डाउनलोड करनी है मैं आपको वो भी बता दूँगा। साइबर सिक्योरिटी GS3 में है तो यहाँ पे येलो बुकलेट है आपकी वाजीराम एन रवि की, यहाँ से आपको पढ़ना है। उसके अलावा कुछ टॉपिक आपको सर्च करने पड़ेंगे गूगल से, PIB से भी आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव चलाए गए हैं साइबर सिक्योरिटी से। ये सारी की सारी चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी। ओके, तो इस चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो पर्सनली मैंने आपको यहाँ पे GS1, GS2, GS3 के बारे में बता चुका हूँ। ओके, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे GS3 की बात करूँ मैं, GS4 की बात करूँ, मैंने GS4 के बारे में आपको नहीं बताया, इसके बारे में भी बताऊँगा मैं GS4 के बारे में। देखिए GS4 के बारे में बता देता हूँ आपको, जो कि यहाँ पे इथिक्स एंड इंटीग्रिटी वाला चैप्टर है। यहाँ पे लेक्सिकॉन आती है, लेक्सिकॉन एक बुक आती है विच इज़ ये बुक है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि यहाँ जैसे कि इस बुक में लेक्सिकॉन है, तो जैसे इसमें दिया गया है कि इथिक्स क्या है भाई, मोरलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें दी गई है। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है, इंटीग्रिटी क्या होती है, प्रोबिटी क्या होती है, ये जो बेसिक टर्म्स है ना, एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या होता है, ये सारी जो बेसिक टर्म्स है ना लेक्सिकॉन में बहुत अच्छे से समझाई है। पतली सी बुक है, आप वंस यू रीड दिस बुक आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, तो लेक्सिकॉन की बुक है, इस चीज़ को आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है GS4 में, जो कि आपका यहाँ पे जब आप एक बार लेक्सिकॉन से अच्छे से जो मीनिंग्स होती हैं चीज़ों की, इथिक्स क्या है, मोरलिटी क्या है, जब ये चीज़ सीख जाते हो तो फिर आपके पास केस स्टडी आती है। ओके, तो पहले केस स्टडी को समझने से पहले आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इथिक्स क्या है, इंटीग्रिटी क्या है, प्रोबिटी क्या है, तब जाके आप यहाँ पे केस स्टडी को सॉल्व कर पाओगे। तो आपको केस स्टडी उसी की बात कर पाओगे जब इस लेक्सिकॉन बुक को अच्छे से पढ़ पाओगे। ओके, तो GS4 के बारे में मैं बता चुका हूँ। नाउ यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो कि करंट अफेयर्स की है कि सर करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, खुद से पढ़ें, कहाँ से मिलेगा, मैं अखबार कहाँ से मिलेगा, मैं तो गांव में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ रहता हूँ। तो इसकी समस्या भी यहाँ पे आपकी सॉर्ट आउट कर लेंगे। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, फिर सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। पहले तो कौन सा ऐसा न्यूज़पेपर जिसे हम फॉलो करने चाहिए, ऑब्वियसली इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू ही ऐसे न्यूज़पेपर जो जनरली फॉलो किए जाते हैं। लोग बहुत अब जो लोग हैं इन न्यूज़पेपर के बारे में भी गलत कहने लगे हैं कि ये तो ऐसे ही हैं, खाली नेगेटिविटी, जैसे द हिंदू के बारे में फैलाया जाता है कि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा कहते हैं। दो ये नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा कहते हैं, या इंडियन एक्सप्रेस हम कहें कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है, तो आप अपने हिसाब से पॉइंट निकालिएगा ना। आप ये मत देखिए कि इसमें नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, बट आप अपने हिसाब से दिखाइए कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, इसके अलावा आपने PIB देखनी है। ओके, PIB में
बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो स्कीमें लॉन्च होती रहती है तो उसमें आ जाती हैं, तो आप इनको देखना है। बट आप कहेंगे कि सर मैं स्टार्ट कर लूँ और सीधे इनको पढ़ूँ तो मेरे को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको करना क्या है। देखिए, ओनली आईएएस की एडिटोरियल डिस्कशन एंड प्रीलिम बूस्टर आते हैं। ओके, यहाँ एक सुमित सर हैं, वो इस चीज़ को पढ़ाते हैं कि किस तरीके एडिटोरियल को कवर कराते हैं। प्रीलिम बूस्टर की उनको शाम की वीडियो आती है। आप शुरुआत के 2-3 महीने ना इन वीडियोज़ को देखिए, आपकी बहुत ज़्यादा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है करंट अफेयर के बारे में वो बढ़ जाएगी। वंस हैविंग दिस, अगर वंस यू हैव डन दिस, उसके बाद खुद से द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना स्टार्ट कीजिए और फिर देखिएगा आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेंगी। ओके, तो मैंने आपको करंट अफेयर के लिए बता दिया है कि क्या आपको करना है। ओके, ना हो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कि सर टेस्ट सीरीज़ कब से हम स्टार्ट करें, अभी तो हमारा सिलेबस ख़त्म ही नहीं हुआ है। तो मैं आपको ये कहूँगा दोस्तों कि ये मत सोचिए कि यार टेस्ट सीरीज़ में मैं 200 में से सिर्फ 50 मार्क्स ला रहा हूँ, कभी कभी नेगेटिव में चले जा रहा है, कभी 40 नंबर ला रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूँगा आपको 4 मंथ आप अच्छे से तैयारी करिए। ओके, अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें तो पहले 4 मंथ आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ओके, डेडिकेटली तैयारी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंथ ले लीजिएगा। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, टेस्ट सीरीज़ में हो सकता है आपकी 0 नंबर आए, नेगेटिव में आए, या कभी कभी 200 में से 50 आए। बट देखिए, टेस्ट सीरीज़ से फ़ायदा क्या होता है? टेस्ट सीरीज़ से फ़ायदा ये होता है कि कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती है टेस्ट सीरीज़ में जो इम्पोर्टेंट होती है बट आपने कभी सुनी ही नहीं होती है। तो इससे ये पता चल जाता है कि क्या मेरी प्रिपरेशन की जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं है, या मैंने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट था कि नहीं था, या मेरे को ये तो मैंने सुना ही नहीं था टेस्ट सीरीज़ में आ गया, इसका मतलब मेरे को ये वाली चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें पता चलती हैं टेस्ट सीरीज़ से, इस चीज़ को आपको यहाँ पे नोट रखना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 4 और 5 मंथ के बाद आप टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन टेस्ट सीरीज़ दीजिए, पर कम से कम हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज़ तो आप ज़रूर दीजिएगा। ओके, इसके अलावा अब लास्ट में मैं वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो वेबसाइट है, वेबसाइट में सबसे पहला नाम लूँगा मैं यूपीएससी फ्री मटेरियल। यहाँ पे शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली है, ये होना चाहिए था यूपीएससी फ्री मटेरियल। यूपीएससी फ्री मटेरियल करके आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाएगी, यहाँ आपको जिस बुक की पीडीएफ डाउनलोड करनी है वो भी मिल जाएगी। सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की जितनी भी पीडीएफ है, जैसे मैंने आपको बताया था, शायद शंकर आईएएस की जो पीडीएफ होती है इन्वायरमेंट के लिए, वो भी मिल जाएगी आपको। ओके, शंकर आईएएस के बारे में नहीं बताया था मैंने, ये इन्वायरमेंट के लिए जो ये शंकर आईएएस की बुक है ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है शंकर आईएएस के लिए। इन्वायरमेंट के लिए एक और चीज़, जो बायोलॉजी की जो 12th की जो बायोलॉजी है उसका जो सेकेंड पार्ट है, उसके जो लास्ट के जो चैप्टर इकोलॉजी वाले चैप्टर, वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ओके, इतना ही पढ़ के आपका सफिशिएंट हो जाएगी चीज़ें। ओके, तो यूपीएससी फ्री मटेरियल, जो upscfreematerial.com है, ये एक वेबसाइट है, वो यहाँ से आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में अवेलेबल है। इसके अलावा जो पीडीएफ है, जैसे मैंने अशोक कुमार सर की पीडीएफ बताई थी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, वो भी अवेलेबल है। जो मैंने आपको विजन आईएएस की जो बुकलेट बताई थी गवर्नेंस के लिए, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप एक बार इस वेबसाइट पे जाइएगा, चेक कर लीजिएगा कि कौन कौन सी बुक चाहिए आपको, वो सारी की सारी बुक आपको यहाँ मिल जाएंगी। upscpdf.com में भी सेम मटेरियल है जो यूपीएससी फ्री मटेरियल में, सेम ही लगभग इन दोनों, जो ये वेबसाइट है लगभग इन दोनों में सेम मटेरियल है। तो आप किसी भी एक को फॉलो कर लीजिए। आई विल सजेस्ट कि आप इसको फॉलो कीजिएगा, यूपीएससी फ्री मटेरियल को। इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन होना है और किसी भी एक अच्छे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको ई पेपर मिल सकते हैं। ओके, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा मैगजीन मिलेंगी आपको, जैसे कि योजना हो गई या कुरुक्षेत्र मैगजीन हो गई, वो सारी की सारी मैगजीन आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आपको ओवरऑल डिटेल में बता दिया है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट होनी थी,
किस तरीके से एडवांस लेवल पे जानी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट थी, कौन कौन सी ऐसी बुक लिस्ट थी, क्या क्या आपको सोचना है प्रिपरेशन करने से पहले। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वारीज हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। ओके, और अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ आपको। जाने से पहले एक बार अगर आपको ये जो सारी स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर द डे।